हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा था रिगार्डिंग पोएट्री, जैसे पोएट कौन है, पोएम किसके बारे में लिखी जानी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में वर्ड्सवर्थ के जो कोटेशंस हैं रिगार्डिंग पोएट्री और दूसरे पोएट्स ने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के बारे में क्या कहा, स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं वर्ड्सवर्थ को ये थ्योरी क्यों देनी पड़ी। वर्ड्सवर्थ की एज को हम द रोमांटिक एज भी कहते हैं। रोमांटिक एज से पहले न्यू क्लासिकल एज थी। न्यू क्लासिकल एज शुरू हुई थी 1660 में और ख़त्म हुई थी 1785 में। इसके बाद में शुरू हुई रोमांटिक एज। ये जो न्यू क्लासिकल एज थी, उस समय जो पोएम्स लिखी गई वो आर्टिफिशियल थी, बनावटी थी। न्यू क्लासिकल एज में पोएट्स किंग्स, क्वींस, लॉर्ड्स के बारे में लिखते थे। उनकी पोएटिक डिक्शन, काव्य शैली थी, वो भी बनावटी थी। अगर आप पोप की रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हो तो आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट है वो भी आर्टिफिशियल है और जो लैंग्वेज है वो भी आर्टिफिशियल है। वर्ड्सवर्थ न्यू क्लासिकल एज में जो पोएम्स लिखी गई थी उसके तरीके से सहमत नहीं थे। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि पोएम्स साधारण लोगों के बारे में लिखी जानी चाहिए और उनकी पोएटिक डिक्शन जो है, काव्य शैली, वो भी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स लिखा था। ये एक वॉल्यूम था जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज की पोएम पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश हुई थी 1798 में। लिरिकल बैलेड्स में कुल मिलाकर 23 पोएम्स थी, जिसमें 19 पोएम्स लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा और 4 पोएम्स लिखी गई थी कॉलेज के द्वारा। लिरिकल बैलेड्स की पहली पोएम थी द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर, जिसको लिखा था कॉलेज ने। और लिरिकल बैलेड्स की जो लास्ट पोएम थी पब्लिश्ड, वो थी लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्रिटिक्स ने जब वर्ड्सवर्थ की पोएम को रीड करा तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा। इस वजह से अगली बार वर्ड्सवर्थ ने जब 1800 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करा तो उसमें प्रीफेस भी जोड़ दिया। प्रीफेस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस लिरिकल बैलेड्स में सारी पोएम्स को रिपीट करा गया था। केवल एक ही पोएम जो लव थी, कॉलेज ने लिखी थी, उसको नया ऐड करा गया था। प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ के व्यूज थे रिगार्डिंग पोएट्री। थर्ड एडिशन आया था 1802 में। इसमें वर्ड्सवर्थ ने लास्ट में अपेंडिक्स जोड़ा था जिसमें पोएटिक डिक्शन की बात करी थी, काव्य शैली किस तरीके की होनी चाहिए। फोर्थ एडिशन आया था 1805 में। जो सेकेंड एडिशन 1800 में जो प्रीफेस आया था लिरिकल बैलेड्स, जो रोमांटिक एज के पोएट्स थे उनके स्टाइल को, लिखने के स्टाइल को बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी, कोटेशंस दिए थे जो इंपॉर्टेंट थे। हम इसको स्टडी करेंगे। वर्ड्सवर्थ के क्या व्यूज थे रिगार्डिंग पोएट्री, पोएट कौन होना चाहिए और किसके बारे में लिखी होनी चाहिए, ये हम स्टडी करेंगे। 1802 के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री के बारे में लिखा है। पोएट्री क्या है, व्हाट इज पोएट्री। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस, सहज ओवरफ्लो है। ये अपने आप उत्पन्न होती है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। ये उत्पन्न होती है इमोशन, भावनाओं से। रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो इकट्ठा होती हैं शांति में। तो वर्ड्सवर्थ ने ये पोएट्री की डेफिनेशन दी थी। बाद में वर्ड्सवर्थ पोएट्री के बारे में आगे कहते हैं, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोएट्री ब्रेथ है, सांस है, और फाइनर स्पिरिट और प्राण है, स्पिरिट प्राण है, ऑफ ऑल नॉलेज, सभी नॉलेज, सभी विद्याओं में। द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन, जोशपूर्ण अभिव्यक्ति है। दैट इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस, जो सारी विद्याओं का चेहरा है, काउंटेनेंस, चेहरा है। तो वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि पोएट्री क्या है। पोएट्री एक स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज़ है। ये इस तरह से नहीं है कि आप बहुत मेहनत करें और बड़ी मेहनत से कोई चीज़ बना दें, वो पोएट्री नहीं है। ये उस झरने की तरह है जो स्वतः उत्पन्न होता है। जब पानी बढ़ता है अपने आप तो वो उसका बहाव तेज हो जाता है। तो पोएट्री भी स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज़ है। वर्ड्सवर्थ से पहले ये माना जाता था कि जो पोएट है वो एक तरीके से प्रॉफिट है या फिर वो सीर है, लेकिन वर्ड्सवर्थ इस चीज को नहीं मानते थे। वर्ड्सवर्थ कहते थे द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। पोएट एक व्यक्ति है जो व्यक्ति से बात करता है, वो कोई अद्वितीय व्यक्ति नहीं है। एंडोड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, एंडोड जो संपन्न है, मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, लाइवली जीवंत, सेंसिबिलिटी संवेदनशीलता से। पोएट संपन्न है संवेदनशीलता से। मोर एंथुजिज्म एंड टेंडरनेस,
पोएट में अधिक उत्साह और कोमलता होती है। हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, पोएट को ज़्यादा नॉलेज होती है ह्यूमन नेचर की। एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल, और पोएट की व्यापक आत्मा होती है। कॉम्प्रिहेंसिव सोल, व्यापक आत्मा होती है। वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं द पोएट बाइंड्स, पोएट जोड़ता है पैशन को और नॉलेज को, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के एम्पायर है, जो कि ह्यूमन सोसाइटी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वर्ड्सवर्थ पोएट को कोई अद्वितीय व्यक्ति नहीं मानते थे, वो एक साधारण व्यक्ति मानते थे जिसके पास ज़्यादा सेंसिबिलिटी है, एंथुजिज्म ज़्यादा है, टेंडरनेस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है और कॉम्प्रिहेंसिव सोल है वो। वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि पोएट्री के सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, किसके बारे में लिखी होनी चाहिए और किन चीज़ों को चुनना चाहिए लिखते हुए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री शुड चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ। पोएट्री में इंसिडेंट्स और सिचुएशंस को हमें सेलेक्ट करना चाहिए साधारण जीवन के। एंड इट मस्ट बी रिलेटेड टू अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज बाय मैन, और इसमें जो लैंग्वेज हो वो वही हो जो कि कॉमन मैन यूज़ करता है। विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की सहायता से जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देना चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री में जो सिंपल इंसिडेंट्स सिचुएशंस हैं कॉमन लाइफ की, उनको यूज़ करना चाहिए, उनके बारे में लिखना चाहिए और उसमें वही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कि साधारण व्यक्ति यूज़ करता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं हमें इमेजिनेशन की सहायता से इन साधारण चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहिए। वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, जो विनम्र और देहाती जीवन है, गांव का जीवन है, उसके बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि हम्बल और रस्टिक लाइफ हार्ट के पैशन को ज़्यादा बेहतर व्यक्त करती हैं। साथ ही हम्बल और रस्टिक लाइफ की लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर है, लैंग्वेज उनकी ज़्यादा बेहतर है। जो ये रेड लाइंस में इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, ये पूछा जा सकता है किसने कहा है और इसका क्या मतलब है। किसने कहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोटेशंस में वर्ड्सवर्थ पोएट्री को पर्सोनिफाई करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री आम लोगों के दर्द को दिखाती है, ना कि व्यक्ति जैसे एंजल के दर्द को दिखाती है। वो कहते हैं पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, पोएट्री इस तरीके से नहीं टीयर्स शेड करती जैसे कि एंजल रोते हैं, बल्कि नेचुरल और ह्यूमन टीयर्स शो करती है। वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। लैंग्वेज होनी चाहिए कॉमन मैन शुड बी अडॉप्टेड, जो कॉमन मैन है उनकी भाषा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो साधारण लोग हैं जैसे किसान, पहाड़ पर घास काटती लड़की, इनकी भाषा को यूज़ करना चाहिए, इसको प्यूरिफाई करना चाहिए। एंड ऑल डिसलाइक, और जो इसमें डिसलाइक है उसे हटा देना चाहिए और जो डिसगस्टिंग है उसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि पोएट का जो एम है वो है प्लेजर देना, ना कि डिसगस्टिंग। तो जो बुरी चीज़ें हैं आम लोगों की भाषा में, उसमें से बुरी चीज़ों को हटा देना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लिखना चाहिए। वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि मीटर जो छंद है इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ प्लेजर। वर्ड्सवर्थ ने जो कहा है मीटर इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ प्लेजर, उसमें वर्ड्सवर्थ खुद जो है वो कंफर्म नहीं है। वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे अपने जो व्यूज़ हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करा है आगे। वर्ड्सवर्थ मीटर को पोइट्री के लिए ज़रूरी नहीं मानते, वो इसको अलाउ करने को कहते हैं कि आप मीटर का यूज़ करो क्योंकि वो प्लेजर देते हैं पोइट्री में। और इसके बाद वो पोएटिक डिक्शन जो काव्य शैली उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि काव्य शैली में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करा जाता है, उनमें कोई रूल्स को फॉलो नहीं करा जाता। मीटर को वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि मीटर रेगुलर होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ ने कहा है उसमें कुछ विरोधाभास है। प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इसमें वर्ड्सवर्थ ने विस्तार से लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है उसमें भी काफ़ी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। मेट्रिकल कंपोजिशन से मतलब है पोएम। जो प्रोज की लैंग्वेज है और जो मेट्रिकल कंपोजिशन जो पोएम की लैंग्वेज है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो बल्कि ये कहते हैं कि इसके बीच में काफ़ी समानता है। जो मेट्रिकल कंपोजिशन है जो पोएम है और जो प्रोज कंपोजिशन है जो प्रोज में लिखा जाता है ऐसे वगैरह, उसमें बहुत समानता है। वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जो पोएम की लैंग्वेज है वो इतनी सिंपल हो जैसे कि प्रोज हो, उसे आसानी से पढ़ा जा सके और उसमें मीटर का यूज़ करा जाए क्योंकि वो हमें प्लेजर देते हैं और प्रोज में मीटर का यूज़ नहीं करा जाता। तो इस वजह से पोइट्री हमें प्लेजर देती है क्योंकि उसमें मीटर का यूज़ करा जाता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो प्रोज की लैंग्वेज है उसे हम पोइट्री में यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज हो वो इतनी सिंपल हो जैसे कि प्रोज। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, केवल एक ही डिफरेंस है पोइट्स का कि वो मीटर का यूज़ करते हैं, वरना प्रोज और पोइट्री एक दूसरे से काफ़ी समान है।
तो यहाँ पर वो पोएटिक डिक्शन को रिजेक्ट करते हैं जो काव्य शैली है, क्योंकि काव्य शैली में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ कराया जाता है, उसमें कोई रूल्स को फॉलो नहीं कराया जाता है, वो आर्टिफिशियल भी होती है। और दूसरी तरफ जो मीटर हैं, जो छंद हैं, उनको वो अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि बिना छंद के मीटर के लिखी जा सकती है पोएम, लेकिन मीटर को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये सोर्स ऑफ प्लेजर है। वर्ड्सवर्थ ने जो पोएटिक कंपोजिशन, जो काव्य रचना की स्टेजेस हैं, उसके बारे में लिखा है। ये 4 स्टेजेस होती हैं काव्य रचना की, कि पोएम कैसे लिखता है कोई पोएट। सबसे पहले वो चीज़ों को देखता है, तो वो ऑब्जर्वेशन करता है, वो अवलोकन करता है ध्यान से। रिकलेक्शन, फिर वो याद करता है कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी, वो उसके दिमाग में एक तरीके से बैठ जाती हैं। फिर वो कंटम्पलेशन, उनका गहन चिंतन करता है। और फिर इमेजिनेटिव, अपनी कल्पनाशील ताकत से वो एक पोएम का रूप देता है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस के बाद में कोई पोएम लिखकर तैयार होती है। पोएट अपनी खुशी को लोगों तक पहुँचाता है अपनी पोएम के माध्यम से, और मीटर उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि मीटर प्लेजर देते हैं। जो कुछ हमने पढ़ा है उसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था। इन सर्च ऑफ थीम्स, अगर थीम की बात करें तो थीम्स जो हैं वो कॉमन लाइफ, जो साधारण लोग हैं उनके जीवन से लेनी चाहिए। सेकंड, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो रियली यूज बाय मैन, जो लैंग्वेज है वो साधारण व्यक्तियों की लैंग्वेज होनी चाहिए। जो गॉडीनेस और इनेन फ्रेजोलॉजी, भड़कीलापन और इनेन व्यर्थ की जो फ्रेजोलॉजी है उसको अवॉइड करना चाहिए, जो कि न्यू क्लासिकल पोएट यूज करते थे पहले। थर्ड, इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ मैन, पोएम की भाषा आदमियों की भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, ये वो भाषा होनी चाहिए जो कि एक खास मौकों, विविड सेंसेशन, जब हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो वाली भाषा को हमें यूज़ करना चाहिए। फोर्थ, इट शुड हैव सर्टेन कलर ऑफ इमेजिनेशन, जो राइटर ने, पोएट ने जो कॉमन लाइफ से सब्जेक्ट लिया है, साधारण भाषा को लिया है, उसको इमेजिनेशन के द्वारा उसको अच्छा बनाना चाहिए। फिफ्थ, वर्ड्सवर्थ कहते हैं देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, कोई डिफरेंस नहीं है प्रोज की लैंग्वेज में और जो मेट्रिकल कंपोजिशन और जो पोएम की लैंग्वेज होती है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो पोएम होती है उनमें मीटर का यूज़ करा जाता है। वर्ड्सवर्थ ने जो थ्योरी दी है कि पोएम सिंपल लोगों के बारे में लिखनी चाहिए और उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने कई पोएम्स में फॉलो करा और कई पोएम्स में खुद उन्होंने अपनी जो चीज़ें उनको फॉलो नहीं करा। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं, लूसी ग्रे, सुजैन, द लीच गैदरर, माइकल, इन पोएम्स को आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल लोगों के बारे में लिखी गई है और उनकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, पोएटिक डिक्शन बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो उनकी ग्रेट पोएम्स हैं, टिंटन एबी और जो ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी लिखी थी, इसकी लैंग्वेज सिंपल नहीं है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने खुद अपनी थ्योरी को फॉलो नहीं करा है। वर्ड्सवर्थ ने जो कुछ लिखा था उसने बहुत ज़्यादा रोमांटिक राइटर्स को प्रभावित किया, लेकिन जो उन्होंने थ्योरी दी थी और जो उन्होंने चीज़ें लिखी थी उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा गया। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उसमें हमें काफ़ी लिमिटेशंस मिलती हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, हर एक ग्रेट पोएट टीचर है। मैं चाहता हूँ मुझे गिना जाए टीचर के तौर पे। तो वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे जो उन्होंने सोचा था कि वो एक टीचर भी हैं। इसका उनकी पोएट्री पे बहुत प्रभाव पड़ा। हमें ऐसा लगता है कई बार जैसे कि वो उपदेश दे रहा हूँ, वो बोझिल सी नज़र आती। सैमुअल टेलर कॉलेज पहले ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने कई थ्योरीज दी थी। इन थ्योरीज के बारे में कॉलेज ने क्लेम किया था हाफ द चाइल्ड ऑफ हिज ब्रेन, उसके दिमाग का आधा बच्चा है। कहने का मतलब है कि ये थ्योरीज दोनों ने मिलकर दी हैं। बाद में कॉलेज ने 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करा। कॉलेज ने यह भी कहा कि वर्ड्सवर्थ ने स्वयं अपनी थ्योरी को फॉलो नहीं किया। वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोएम की भाषा साधारण व्यक्ति, हम्बल और रस्टिक लाइफ, विनम्र और देहाती गांव से लेनी चाहिए और उसे प्यूरिफाई कर लेना चाहिए। कॉलेज कहते हैं अगर कॉमन लैंग्वेज को प्यूरिफाई करेंगे तो फिर वो कॉमन ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ ने कहा था उसमें खुद विरोधाभास है। वर्ड्सवर्थ ने कई चीज़ें कही थी, उसमें एक ये भी कहा था कि पोएट्री में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए लेकिन उसमें मीटर यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज कहते हैं जब हम पोएट्री में मीटर का यूज़ करेंगे तो वो प्रोज की लैंग्वेज ही नहीं रहेगी, वो सिंपल ही नहीं रहेगी।
वर्ड्सवर्थ ने एक चीज़ और कही थी कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है और प्रोज की लैंग्वेज उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पोइट्री में हम मीटर का यूज़ करते हैं और प्रोज में मीटर का यूज़ नहीं करते। तो ये भी एक विरोधाभास। बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं वर्ड्सवर्थ की जिनकी क्वालिटी बहुत ही इन्फीरियर है। वर्ड्सवर्थ ने बहुत सी ऐसी पोएम लिखी हैं जो हमें बहुत ही रैप्चर्स आनंद देंगी, और कई ऐसी पोएम्स हैं जो बिल्कुल डल और फ्लैट नज़र आएंगी। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि वो टीचर हैं, इसका उनकी पोइट्री पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ शुड बी रिलीव्ड ऑफ मच ऑफ द पोएटिक बैगेज विच एनकम्बर्ड हिम। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ को पोएटिक बैगेज, जो काव्यात्मक भार है, से रिलीव कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने साधारण लोगों के बारे में लिखा था, उन्होंने बहुत जो ग्रेट इमोशंस थे उनके बारे में नहीं लिखा है। इस वजह से शैली भी वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जो उनकी पोएम है वो सिंपल और डल है, उनमें वैरायटी नहीं है। हक्सले क्रिटिसाइज करते हैं वर्ड्सवर्थ को कि वर्ड्सवर्थ ने लेक डिस्ट्रिक्ट के जो पीसफुल एस्पेक्ट्स थे उनको अपनी पोएम्स में लिखा। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को पढ़ोगे तो उसमें हमेशा जो नेचर है वो मदर की तरह रिएक्ट करेगी। वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के जो विध्वंसक रूप थे, रैट इन टूथ एंड क्लॉ, उनको नहीं दिखलाया, उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। मैथ्यू आर्नोल्ड भी वर्ड्सवर्थ के स्टाइल को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ हैज़ नो पोएटिक स्टाइल। वर्ड्सवर्थ का स्टाइल प्रभावकारी नज़र नहीं आएगा जैसा कि दूसरे ग्रेट पोएट्स में आपको मिलेगा। वर्ड्सवर्थ ने अपने बारे में बहुत लिखा। उनकी पोएम्स को आप पढ़ोगे तो वो हमेशा लिखते हैं कि मैं आज जा रहा था, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात करी, मैंने ये देखा। तो कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को कहा था कि वो ईगोटिस्ट हैं, और एक फ्रेज का यूज़ कर रहा था, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। 1818 में एक लेटर लिखा था उन्होंने अपने फ्रेंड रिचर्ड वुडहाउस को। उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो ईगोटिस्ट हैं और उनमें ईगोटिस्टिकल सबलाइम मिलेगा उनकी पोइट्री में। कीट्स वर्ड्सवर्थ की तुलना विलियम शेक्सपियर से भी करते हैं। कीट्स कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर में नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, जबकि वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में हमें नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं मिलती। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। कीट्स कहते हैं कि जिन राइटर्स में नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर ईगोटिस्टिकल सबलाइम होता है। कीट्स कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर में नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, जबकि वर्ड्सवर्थ के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। कीट्स वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहते हैं। इस वीडियो में जो उन्होंने कहा था, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो पूछे आते हैं, वो बस आपको ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वर्ड्सवर्थ की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं आगे के वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मैं आपको टीजीटी, पीजीटी और जो नेट की तैयारी है वो आपको कराऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। गुड बाय।